जय हिंद दोस्तों। होमवर्क सीरीज में आज हम लोग 10वां दिन का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत जापान 2+2 वार्ता आयोजित कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में, याद रखेंगे, नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ की गई थी? तो यह अमेरिका के साथ की गई थी। भारत की पहली 2+2 वार्ता अमेरिका के साथ की गई थी। और भारत की पहली 2+ वार्ता कब की गई थी? तो यह 2018 में। भारत की पहली 2+2 वार्ता वर्ष 2018 में की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया गया? तो यह बोत्सवाना में। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना देश में पाया गया है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश, तो बोत्सवाना हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश बोत्सवाना हो जाएगा। भारत में पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान यह मध्य प्रदेश में है। हीरा के लिए मध्य प्रदेश में, पन्ना की खान भारत में हीरा के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में है। अगला तीसरा नंबर में, हाल ही में किन 3 देशों ने फिलीपींस को देश की मान्यता प्रदान की है? तो देश की मान्यता प्रदान करने में फिलीपींस में देख लेंगे, तो पहला हो जाएगा स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे। अगला है, इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले किसने दिया? तो यह मिस्र ने दिया। इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले मिस्र ने दिया। याद रखेंगे, यहाँ मिस्र हो गया। इजराइल को देश की मान्यता मिस्र हो जाएगा। मिस्र, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, मिस्र हो जाएगा। अब अगला है अलास्का मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद, अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो यह इजराइल में है। अल-अक्सा मस्जिद इजराइल में है। अल-अक्सा मस्जिद इजराइल में है। अगला है जिग, ZIG, जिग किस देश की स्वर्ण समर्पित मुद्रा है? तो यह जिम्बाब्वे की है। जिग जिम्बाब्वे की मुद्रा है। जिग जिम्बाब्वे की मुद्रा है। अगला सवाल है, भारतीय रुपये के डिजाइन, भारतीय रुपये के डिजाइन को किसने दिया था? तो यह उदय कुमार ने दिया था। ये IIT बॉम्बे के स्टूडेंट थे, उदय कुमार। भारतीय रुपये के डिजाइन को उदय कुमार ने दिया था। इस आकार का रुपया होता है, का डिजाइन है। रुपये सिक्के का जनक किस शासक को माना जाता है? तो यह शेरशाह सूरी हो जाएगा। राइट आंसर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही रुपया और सिक्का जारी किया था। भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? भारत में मुद्रा का संचालन RBI के द्वारा किया जाता है। 1 रुपये तक के नोट का जो है वित्त सचिव, और बाकी 1 रुपये से ऊपर के लिए RBI जारी करता है। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लाओस हो जाएगा। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओस में किया गया है। अब अगला देख लेते हैं, आगे है आसियान की स्थापना। आसियान की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय? तो आसियान की स्थापना 1967 में, आसियान की स्थापना 1967 में किया गया और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में आसियान में 11 देश हैं। नवीनतम तिमोर लिस्ट देखो 11वां सदस्य देश के रूप में नामित किया गया है। आसियान का देख लेंगे, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में और वहीं स्थापना 1967 में, 1967 में। आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या, तो यह 11 हो जाएगा। आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या 11। 50वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह इटली के पुगलिया में। अपुलिया या पुगलिया भी कह सकते हैं। 50वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया में, इटली अपुलिया। अब अगला है, 50वीं G शिखर सम्मेलन में भारत से किसने भाग लिया? तो यह नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। G शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया में भाग लिया था। G7 की स्थापना कब की गई? तो यह 1975 ईस्वी में है। 1975 में G7 की स्थापना 1975 में, G7 की स्थापना 1975 में। विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो यह बाली इंडोनेशिया में हो जाएगा। विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन बाली इंडोनेशिया में। विश्व जल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन बाली इंडोनेशिया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च। छाता परियोजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। छाता परियोजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। अब अगला है 8 नंबर में,
पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन, तो यह नई दिल्ली में, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। अगला है दुनिया का पहला तैरता शहर कौन सा घोषित किया गया है? इसकी अवस्थिति किस देश में है? तो तैरता शहर बुसान दक्षिण कोरिया में है। बुसान दक्षिण कोरिया, बुसान दक्षिण कोरिया, तैरता शहर बुसान दक्षिण कोरिया। आगे है किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह फ्रांस हो जाएगा। गर्भपात के अधिकार को मंजूरी प्रदान किया है फ्रांस के द्वारा। आगे है भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो यह तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर का योगदान है और यह सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। प्रोजेक्ट टाइगर को कब और कहां से लॉन्च किया गया? तो यह उत्तराखंड से लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, यह 1973 ईस्वी में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में, वर्ष 1973 में उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अब आगे देखते हैं वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार में के विद्वान थे? तो यह कनिष्क के दरबार के कवि थे। कनिष्क के दरबारी कवि थे वसुमित्र और नागार्जुन। कनिष्क, वसुमित्र, नागार्जुन कनिष्क के दरबारी कवि। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर। अछूतों के प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर। गोलमेज सम्मेलन 3 बार आयोजन किया गया। यह 1930, 1931 और 1932 में। आगे है उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है। उपराष्ट्रपति के लिए केवल राज्यसभा में और अनुच्छेद 67 ख में यह प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 67 के ख में किया गया है, याद रखेंगे, और यह केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अब आगे देखेंगे 16 नंबर में। 16 नंबर का है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह रामसर ईरान में किया गया था सम्मेलन। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर ईरान में 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में। आर्द्रभूमि संरक्षण रामसर ईरान में। यह वेटलैंड्स है, इसे वेटलैंड भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती। एस्चुरी का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा और ताप्ती। एस्चुरी का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा और ताप्ती। अगला है प्रकाशित वस्तु ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। सन 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो यह अंबिका चरण मजूमदार हो जाएगा। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। 1916 के अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। यह 1916 का अधिवेशन जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। आगे है भारत में वित्तीय आपात को अब तक कितनी बार लाया गया है? तो भारत में वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत यह एक बार भी अभी तक नहीं लाया गया है। भारत में वित्तीय आपात एक बार भी अभी तक नहीं लगा है और वित्तीय आपात का चर्चा अनुच्छेद 360 में है। अगला है डॉल्फिन नोज का संबंध किस बंदरगाह से है? तो यह डॉल्फिन नोज यह हो जाएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज से संबंधित है। आगे है समान नागरिक संहिता हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया और इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया हाल ही में 27 जनवरी 2025 को। 27 जनवरी 2025 को याद रखेंगे। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू किया गया। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू किया गया है और यह भाग 4 के तहत। अगला है 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तहरि महताब को 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तहरि महताब, अब वहीं स्पीकर के रूप में चुना गया ओम बिरला को। आगे है प्रतिवर्ष 5 वर्ष पर लोकसभा चुनाव की घोषणा
तो यह चुनाव का घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष राज्य में देखेंगे शीर्ष 3 राज्य, तो पहले छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा और झारखंड। कोयला उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया था? तो यह 4 भाषा हो जाएगा। बोडो, डोगरी हो जाएगा, डोंगरी गौ है यहाँ, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वहीं पहली बार मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी, और 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को नमक जिसे कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और वहीं 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003, 4 भाषा को बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब 27 नंबर का देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और पंचायत को काम करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए। आगे है WTO, विश्व व्यापार संगठन का संस्थान स्थापित प्रतिरूप है, तो यह GATT हो जाएगा, गेट हो जाएगा। WTO विश्व व्यापार संगठन किस संस्थान का प्रतिपादित रूप है? तो यह GATT का रूप है, GATT का अगला रूप है। आगे है 24 अक्टूबर 1964 को, सॉरी यहाँ गलत है, 24 अक्टूबर यहाँ नहीं हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह हेक्टर मुनरो हो जाएगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। और वहीं संयुक्त सेना का नेतृत्व शुजा-उद-दौला के द्वारा किया गया था। अब आगे देखते हैं 30 नंबर में। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया? तो यह ब्रिटेन से। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, और एकल नागरिकता यह भी ब्रिटेन से। आगे देखते हैं 31 नंबर में। बेलाडीला खान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बेलाडीला खान लौह अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क, बेलाडीला छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो यह नीति निर्देशक यानी DPSP भाग 4 में, DPSP भाग 4 में। आगे है कार्डमम पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है? तो यह पश्चिमी घाट का भाग है। कार्डमम पहाड़ी पश्चिमी घाट का भाग है। आगे देखते हैं 34 नंबर में। आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो वह हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे है उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू किया गया? तो यह भोजपुर आरा से शुरू किया गया था। उजाला योजना LED बल्ब से संबंधित है, यह वर्ष 2021 में किया गया था। आगे है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी, लंबाई हो जाएगा 1465 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, और वहीं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर। इसमें 37 नंबर को देख लेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें से झीलें स्थिर जल का संचयन होती है, तो यह सही हो जाएगा। झीलें चारों ओर से थल से अवरुद्ध होती है, यह भी सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह भी सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, यह भी सही हो जाएगा। चारों सही है। 38 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाए। तो आइए देखते हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो सबसे पश्चिम में घाघरा, सबसे पश्चिम में घाघरा नदी हो जाएगा। उसके बाद राप्ती, घाघरा, राप्ती, गंडक, घाघरा, राप्ती, गंडक, ये पश्चिम और ये पूर्व। घाघरा, राप्ती, गंडक, बागमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, बागमती। याद रखेंगे पश्चिम से पूर्व का सीक्वेंस फिर से देखेंगे। घाघरा, राप्ती, गंडक, बागमती। 39 में देखते हैं नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतम प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? तो यह हो जाएगा यह विंध्य और सतपुरा के बीच बहती है, यह सही है।
और यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, यह भी सही है। और इसमें तीसरा है मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें से केवल 1 और 2 सही है। राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इसमें से सही उत्तर का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। आगे 40 नंबर में अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर है, तो यह देवप्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग। कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यह यमुना हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। आगे है मिलान करने के लिए, आइए देखते हैं, मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। इसमें हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी चिमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी चिमयुंगडुंग हिमानी। सिंधु नदी तो बोखरचू। और वहीं अलकनंदा, तो अलकनंदा का हो जाएगा संतोपत हिमानी से। और भागीरथी गौमुख हिमानी से, भागीरथी गौमुख हिमानी से। सही आंसर हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2। आगे है 43 नंबर का, इसमें भी मिलान करना है। आइए देखते हैं। गंगा नदी बागमती, गंगा बागमती। गंगा की सहायक नदी बागमती हो जाएगा। वहीं गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा, गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा। यमुना की सहायक नदी धांसन। और कृष्णा की सहायक नदी भीमा। राइट आंसर हो जाएगा 3-1-4-2। 44 में देखते हैं। 44 में है सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्न 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, तो इसमें चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास है। तो इसमें से केवल और केवल चिनाब नदी, चिनाब हो जाएगा। चिनाब नदी केवल सिंधु नदी से सीधे मिलती है। चिनाब नदी सिंधु नदी से मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। अब आगे देखते हैं 45 नंबर में, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है, तो पूर्वी घाट से नागावली और बंसधारा। केवल नागावली और बंसधारा पूर्वी घाट से बहती है, यही दोनों सही हो जाएगा 2 और 4। 46 नंबर में देखते हैं। यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदी पर विचार कीजिए। यमुना नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से अवस्थित कीजिए। आइए देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो इसमें हो जाएगा पहले चंबल, चंबल सिंध, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। याद रखेंगे सीक्वेंस से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व चंबल सिंध बेतवा केन। आगे है 47 नंबर में, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं तीस्ता नदी के क्रम में। तो इसमें हो जाएगा रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, तो केवल यही सही हो जाएगा 47 में। बाकी जो है तीस्ता नदी का उद्गम वहीं से होती है जहां से ब्रह्मपुत्र, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, तो यह गलत है। नीचे है तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर है, तो यह भी गलत है। केवल कथन 2 सही है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता की एक सहायक नदी है। रंगीत नदी तीस्ता की एक सहायक नदी है। केवल 2 सही है। आगे 48 नंबर में देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणी के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है, तो यह हो जाएगा लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी अपवाहित होती है। सिंधु नदी अपवाहित होती है लद्दाख और जास्कर के बीच से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से। 50 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, तो यह गलत हो जाएगा। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यही सही है। केवल 2 नंबर सही हो जाएगा। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, केवल 2 सही हो जाएगा। सिंधु नदी जो है लद्दाख में बहती है, इसमें बिहार दिया गया है, तो इसीलिए ये गलत है। 51 का देखते हैं। सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में नीचे
दी गई कूट से आपस में मिलाइए। इसमें देखते हैं झेलम, झेलम वेरीनाग झील से, झेलम वेरीनाग झील से। और रावी, रावी हो जाएगा रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, रावी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। और व्यास, व्यास को व्यास कुंड से, व्यास व्यास कुंड से। और सतलुज, सतलुज को याद रखेंगे राक्षसताल झील से। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे झेलम, झेलम नाग को हम लोग नहीं झेल सकते हैं, सांप को, तो याद रखेंगे हमेशा झेलम वेरीनाग, झेलम वेरीनाग, कभी नहीं आप लोग भूलेंगे इस सीक्वेंस से। झेलम को वेरीनाग, झेलम नाग को हम लोग सांप को नहीं भूल सकते हैं, झेल सकते हैं। तो झेलम वेरीनाग, रावी रोहतांग, व्यास व्यास, व्यास कुंड से। और सतलुज राक्षसताल झील से। 2 3 1 4। सिंधु, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। उत्तर से दक्षिण देख लेंगे, उत्तर और दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो झेलम चिनाब, रावी, रावी व्यास सतलज, झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस में झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। एक बार फिर से, झेलम, उत्तर से दक्षिण के सीक्वेंस में झेलम चिनाब रावी व्यास व्यास सतलज। अब आगे है 53 नंबर में, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, यह गलत हो जाएगा। और महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, तो यह सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। 54 में इसमें भी मिलान करना है। इसमें देखते हैं ताप्ती सतपुरा पर्वत श्रृंखला, ताप्ती सतपुरा पर्वत श्रृंखला से। और गोदावरी, गोदावरी का हो जाएगा त्र्यंबकम, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। और कृष्णा, कृष्णा महाबलेश्वर। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से। एक बार फिर से, तीस्ता सतपुरा पर्वत श्रृंखला, गोदावरी त्र्यंबकमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। और कृष्णा महाबलेश्वर, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला। आगे है 55 नंबर में, अमरकंटक, अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियों जो दिशाओं में, जो 3 दिशाओं में बहती है, 3 दिशा हो जाएगा नर्मदा और सोन और महानदी। नर्मदा, सोन, महानदी, यह अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियां हैं और यह तीनों दिशाओं में बहती हैं। 56 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति, यह था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि, यह भी था। अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र अधिकार को समाप्त करना, तो यह भी था। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। 57 नंबर में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से है? तो यह पील कमीशन हो जाएगा। भारतीय फौज के नवगठन से पील कमीशन हो जाएगा। 58 का निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, यह सही हो जाएगा। और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, तो यह भी सही हो जाएगा। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 59 नंबर में, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था, तो यह एनफील्ड राइफल था। इसी का कारतूस के ऊपर जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। एनफील्ड राइफल याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो यह निकलसन, याद रखेंगे। निकलसन, निकलसन दिल्ली में मारा गया यानी निकल लिया। और हडसन दिल्ली में विद्रोह को दबाया था। हडसन ने दिल्ली में विद्रोह को दबाया था, निकलसन निकल लिया यानी मर गया, निकलसन मारा गया। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह के दमन के क्रम में निकलसन मारा गया था। इसमें पूछा जा रहा है मृत्यु किसकी हुई थी? तो निकलसन की। और हडसन ने दिल्ली में विद्रोह को दबाया था। 61 नंबर में देखेंगे, 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया था? तो अपने पुत्र बिरजिस कादिर को। बेगम हजरत महल ने अपने दत्तक पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। आगे है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नाना साहब हो जाएगा। कानपुर, नाना साहब, कान नाक, नाना साहब, याद रखेंगे सीक्वेंस से। कानपुर में नाना साहब। तथाकथित प्रथम
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किससे संबंधित है? यह आरसी मजूमदार हो जाएगा। न राष्ट्रीय न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आरसी मजूमदार। अब 64 नंबर में देखेंगे 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान, तो यह बनारस के गोलघर में इनका जन्म स्थान हुआ था और वहीं इनका समाधि ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई का समाधि ग्वालियर में और जन्म स्थान बनारस के गोलघर में। 65 में 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई, थी। तो यह जॉन्स बर्कर के द्वारा रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी। आगे देखते हैं 67 नंबर में 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो यह लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इलाहाबाद को 1857 में आपातकालीन राजधानी लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह को जिस उर्दू कवि ने देखा था, तो यह मिर्जा गालिब हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो यह 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश शासन को भारतीय ताज के अंदर 1 नवंबर 1858 डेट याद रखना है। 70 नंबर में किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो यह 74वां संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है और इसमें कुल नगर निकाय को 18 विषय काम करने के लिए दिया गया है। 18 विषय, वहीं पंचायत को 29 विषय काम करने के लिए दिया गया है। आगे है संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लिखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों को अयोग्यता का निर्णय, तो यह राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। संविधान के 10वीं अनुसूची में उल्लिखित मामलों के अलावा 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो वहीं दल बदल के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। 72 में देखेंगे भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान गलत है? तो ये देखते हैं। तो इसमें भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, टोटल वर्तमान में 22 भाषा है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता, यह 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून, यह भी सही है। राज्य के संघ राज्य क्षेत्र, तो यह पहली अनुसूची में यह भी सही है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 4थी अनुसूची, तो यह गलत हो जाएगा। यह 7वीं अनुसूची में है समवर्ती सूची, तो यही गलत को चुनाव करना था, तो यही गलत है। केवल 4 गलत है, बाकी 1, 2 और 3 मिलान सही है। आगे देखते हैं 73 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये 22 भाषा हो जाएगा। भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। अब 74 नंबर का देख लेते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी स्मृति जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रखाव के लिए 1936 में स्थापित यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की पहचान, तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। 75 में देखते हैं और आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। पूर्वी हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ ही 10वां दिन का होमवर्क सीरीज का टोटल 75 सवाल हम लोगों ने आज रिवीजन किया है। आशा करता हूँ 2-3 बार इसे रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।